डी आंसर दे दिया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पे। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो प्रस्तुत हूँ आज आप लोग के सामने, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए। किसके लिए भाई? एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। ये साइंस बायोलॉजी की प्रैक्टिस है आपकी। किसकी? साइंस बायोलॉजी की प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो फर्स्ट होगा, पहला प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि किस पर बेस्ड होगा? एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए ज़रूरी होगा और आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। हम लोग ये चीज़ें ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए विशेष जानकारी, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस 9-10 वर्ग का हमारा एक बैच चल रहा है, आप लोग को पता है। सेकेंड बैच है भाई अपना एनवीएस टीजीटी। किसके लिए? एनवीएस टीजीटी 2024 के लिए। ये दो नए बैच हमारे चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, कोर्स वैलिडिटी कितनी होगी बैच की? तो कोर्स वैलिडिटी आपकी 1 साल की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। राधे राधे सुची जी। आज की क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं हम लोग पहला सवाल भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सवाल आपके सामने है और जैसा कि आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी फ़ॉन्ट को लेकर, तो इस बार फ़ॉन्ट को हमने ठीक करा दिया है। सही भाई, फ़ॉन्ट को हमने बिल्कुल सही करा दिया है। अब शायद चीज़ें क्लियर दिख रही हों, बेहतर ढंग से दिख रही हों। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और पहला सवाल हम लोग देखते हैं। एमॉन्ग एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीसीज रिच। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीसीज रिच। जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा स्पीसीज प्रजातियां हैं? आपसे बोल रहा है कि जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा स्पीसीज प्रजातियां हैं, सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं भाई, ठीक है। आपसे बोला फिशेस, इंसेक्ट्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। गुड मॉर्निंग मीना जी। और सुची जी का आंसर आ गया है कि 1 का बी होगा इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स आपका आंसर आ रहा है। फिशेस है, इंसेक्ट्स है, मैमल्स है, बर्ड्स है, मतलब मछलियां, कीट, स्तनपाई या स्तनधारी और आपका पक्षी, ठीक है। हाँ, तो आप लोग का जवाब आ रहा है। आज क्लियर दिख रहा है सर। हाँ, तो आज फ़ॉन्ट हमने ठीक करा दिया है ना, आज दिखेगा। वो कल थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बट अब चीज़ें हम लोगों ने ठीक कर ली हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से ध्यान से देखें तो आंसर तो आपका क्या होगा? इंसेक्ट्स होगा। ये हम सभी को पता है। देखो, अगर टोटल 10 एनिमल हैं, अगर 10 एनिमल हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर 10 एनिमल या जंतु हैं, ठीक, तो इनमें से 7 आपके इंसेक्ट्स होंगे। इनमें से 7 आपके क्या होंगे? इंसेक्ट्स होंगे, मतलब कीट होंगे। अर्थ पर अगर टोटल 10 ऑर्गेनिज्म या 10 एनिमल पाए जा रहे हैं तो इनमें से 7 आपके इंसेक्ट्स ही होंगे, मतलब 70% इंसेक्ट्स की ही प्रजाति पाई जाती है अर्थ पे, एनिमल के केस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो अगर 10 एनिमल पाए जा रहे हैं तो उसमें 7 आपके इंसेक्ट्स ही होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर इंसेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ब्लड इज अ, यहां पर बताइएगा रक्त है। ब्लड इज अ इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ब्लड क्या है भाई? इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है या नर्वस टिश्यू है? सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग। यहां पर आपसे बोल रहा है रक्त है। इपिथेलियल टिश्यू होगा क्या, कि कनेक्टिव होगा, कि मस्कुलर होगा? गुड मॉर्निंग अंजू जी। सेकेंड का बी, सेकेंड का बी आंसर आ रहा है आप लोग का। सेकेंड का बी मतलब कैसा होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है ना। ब्लड कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। आपसे पूछा जाए कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, आप बोलेंगे सर ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक तो आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होगा, या इसी को हम बोल सकते हैं फ्लूइड
कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये होता है ब्लड, सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी होता है। क्या होता है? सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी ये होता है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी होता है। मतलब एक तो तरल संयोजी ऊतक है, ठीक, तरल संयोजी ऊतक है, ऊपर से सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी है। तो सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोलने का कारण क्या होता है? गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी। सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोलने का कारण क्या होता है भाई? सॉफ्टेस्ट, स्वागत है आप सभी का, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बताइएगा कि सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड को क्यों बोलते हैं। सवाल मेरा यह है कि ब्लड को सॉफ्टेस्ट टिश्यू क्यों बोला जाता है बॉडी का? जवाब दीजिए, आप लोग के कमेंट का इंतजार है हमको। सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोलने का कारण क्या है भाई? सवाल जरूर छोटे हैं बट कॉन्सेप्ट्स है। आप बताइए सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोलने का रीजन क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर, यहां मैट्रिक्स में फाइबर एब्सेंट होते हैं। ब्लड के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाया जाता, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? फाइबर एब्सेंट होते हैं। अगर मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाया जाएगा तो इस कारण से इसको सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोला जाएगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? फ्लूइड मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाया जाता, फ्लूइड मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाया जाता, इस कारण से इसको बोलते हैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू। और स्पेशली होता क्या है? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होगा, सॉफ्टेस्ट टिश्यू तो हमने अभी समझा ही। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई? अगला सवाल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेंशन द रॉन्ग आइटम इन द सीरीज। बताइएगा भाई, बोल रहा है रॉन्ग आइटम इन द सीरीज, निम्नलिखित में से श्रृंखला के गलत आइटम को बताइए। बताइए श्रृंखला में गलत आइटम क्या है? आपसे सवाल पूछा है बेसिलर मेम्ब्रेन, टेस्ट बड, स्टेशियन ट्यूब, ऑडिटरी ऑसिकल। यहां पर बताइएगा भाई, यहां पर आप बताइएगा कि इसमें से रॉन्ग आइटम क्या है? इस सीरीज में, इस श्रृंखला में सबसे अलग कौन सा है? रॉन्ग आइटम क्या है भाई? जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों ने बड़े बड़े भी सवाल किए, हमने अच्छे सवाल भी लेकर आए, जो थोड़े से बड़े सवाल थे, लेंदी सवाल थे, छोटे सवाल भी लेकर आया हूं। हर लेवल की चीजें अपने को करनी है। यहां पर रॉन्ग आइटम क्या है? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है सर 3 का बी होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 3 का सी होगा। बट एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो बेसिलर मेम्ब्रेन किसका पार्ट है? आप बोलेंगे सर ये बेसिलर मेम्ब्रेन पार्ट हो जाएगा किसका? ईयर का। ये ईयर या हियरिंग से रिलेटेड है। किससे है? ईयर या हियरिंग से रिलेटेड है। अगर यहां पर हम लोग स्टेशियन ट्यूब देखें तो ये भी आपका ईयर से ही रिलेटेड है, मिडिल ईयर में ओपन होता है। अगर यहां पर हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल की बात करें तो ये भी ईयर या आपका हियरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हियरिंग से रिलेटेड है। बट यहां पर टेस्ट बड जो है ये गस्टेटरी रिसेप्टर है। कैसा है? ये आपका गस्टेटरी रिसेप्टर है, गस्टेटरी रिसेप्टर है। ये क्या है भाई? गस्टेटरी रिसेप्टर है, ठीक है। मतलब अगर जो स्वाद कलिकाएं जो होती हैं ये सबसे क्या है? अलग है यहां पे, तो आंसर आपका बनेगा बी। आंसर क्या बनेगा भाई? बी बनेगा। आंसर आपका बी बनेगा। देखिए यहां पर आंसर आपका बन गया बी। हम डेली कुछ अलग अलग तरीके के सवाल लेकर आएंगे, एक टाइप के सवाल कभी नहीं मिलेंगे आपको कि आपको मैचिंग का ही दिख रहा हो। कभी छोटे सवाल मिलेंगे, कभी बड़े सवाल मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट हम भी करते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ, जिससे आप हर लेवल पर तैयार रहो अपने एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, इवन कोई भी एग्जाम हो, आप हर लेवल पर तैयार रहो। वन लाइनर पूछा जाए तब भी रेडी रहो, नॉट करेक्ट पूछा जाए तब भी रेडी रहो, करेक्ट पूछा जाए तब भी रेडी रहो, मैचिंग का सवाल हो, असर्शन रीजन हो, हर तरीके के सवाल के लिए आप क्या रहो? रेडी रहो। इसलिए हम थोड़ा सा चेंजेस लाते रहेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप चीजों को सॉल्व करते रहिए। यहां पर आंसर आपका बन जाएगा भाई बी वाला। 4th नंबर क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। सवाल बड़ा बढ़िया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था बताइएगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था भाई? सवाल आपके सामने है, आप लोग को जवाब देना है। और आज बड़ी अच्छी बात है कि यहां पर किसी को फोंट से रिलेटेड इश्यू नहीं आने वाला है। देखिए आपसे बोला कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो अगर रॉबर्टसन की बात करें,
रॉबर्टसन ने कौन सा मॉडल दिया था? बोलेंगे सर रॉबर्टसन साहब ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इन्होंने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। डेनली डेवसन ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका ट्राई लैमिलर मॉडल या सैंडविच मॉडल, इन्होंने दिया था ट्राई लैमिलर मॉडल या इसी को बोला था सैंडविच मॉडल, इसी को हमने कहा था सैंडविच मॉडल। ये काम किसका था? ये काम डेनली डेवसन का था। सिंगर और निकलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ईयर था 1972, 1972 में। 1972 में सिंगर और निकलसन ने क्या दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। और एक अंतिम सवाल यहां पर कि गार्टल और ग्रैंडल ने क्या किया था? गार्टल और ग्रैंडल ने क्या किया था? बताइए, गार्टर और ग्रैंडल ने क्या किया? ये जो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, गार्टर और ग्रैंडल, इन्होंने क्या किया था? ये बहुत बढ़िया सवाल है। इन तीनों के बारे में हमको जानकारी होती है। गार्टल और ग्रैंडल के बारे में बताइए, गार्टर और ग्रैंडल ने क्या दिया था? देखो, गार्टल और ग्रैंडल ने सबसे पहले किस पर काम किया था? इन्होंने आरबीसी पर काम किया और बताया कि जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? बाइलिपिड लेयर का बना हुआ होता है। किसी ने अगर एविडेंस बता दिया था या किसी ने ये बताया था कि आपकी सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर की बनी हुई होती है, वो गार्टर और ग्रैंडल साहब थे। गार्टर और एंड आपके ग्रैंडल साहब ने ही बताया था कि सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर की बनी हुई होती है। इन्होंने ह्यूमन आरबीसी पर वर्क किया था। चीजें क्लियर हुई? इन्होंने ह्यूमन आरबीसी पर काम किया था। तो गार्टल और ग्रैंडल ने क्या किया? वर्क ऑन ह्यूमन आरबीसी, मतलब इन्होंने ह्यूमन आरबीसी पर वर्क किया, ह्यूमन आरबीसी पर वर्क किया और बताया क्या? इन्होंने बताया बाइलिपिड लेयर के बारे में, बाइलिपिड लेयर के बारे में बताया। लिपिड बाइलेयर होती है, किसने बताया था? गार्टल और ग्रैंडल ने ह्यूमन आरबीसी पर वर्क करके। चीजें क्लियर भाई? बहुत बढ़िया। हाँ, अगला सवाल, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, बताइए ग्लाइकोजन बहुलक है। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है भाई? ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ। सवाल हल्के हल्के हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे, बट यहां पर हम लोग जब चारों ऑप्शन को समझेंगे तो चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर होंगी। ठीक है भाई, चलिए, ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है, सुक्रोज का है या माल्टोज का है? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है सर 5 का ए। भूपेंद्र जी, सुचि जी और अंजू जी का आंसर आ गया है 5 का ए। वंदना जी का भी आंसर आया है। तो चलिए भाई, यहां पर हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज जो होता है, यही क्या होता है? ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है, ग्लूकोज के ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना? तो ग्लाइकोजन पॉलीमर होगा किसका? ग्लूकोज का। आप लोग के जवाब बिल्कुल क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात है। सबका आंसर ग्लूकोज आया है, बड़ी बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ, किसका कार्य पायसीकरण है? बताइएगा, इमल्सिफिकेशन किसका काम होता है? इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ, किसका काम है? इमल्सिफिकेशन किसका काम होता है? इमल्सिफिकेशन किसका काम है? पायसीकरण किसका काम होता है? सवाल आपके सामने है। इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ, स्टेरेज का काम होगा, बाइल का काम होगा, प्रोटीएज का काम होगा या लाइपेज का काम होगा? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है सर 6 का बी, 6 का बी। देखो, इमल्सिफिकेशन होता क्या है? यह है आपका लार्ज फैट मॉलिक्यूल, लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इतना बड़ा है। अब इस पर काम कौन करेगा? आप बोलेंगे सर इस पर काम करेगा बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और कौन? बाइल पिगमेंट। अब ये बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट करेगा क्या? इस लार्ज फैट मॉलिक्यूल को तोड़ देगा छोटे फैट मॉलिक्यूल में। ये हो गया स्मॉल फैट, स्मॉल फैट, इसी को बोलते हैं माइसेल, इसी को बोल देंगे माइसेल्स। अब ये माइसेल्स पर काम करेगा आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। पीएल का मतलब क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेज, आईएल का मतलब इंटेस्टाइनल लाइपेज। और इंटेस्टाइनल लाइपेज इसे बदल देगा 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड में और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल में। किसमें भाई? ग्लिसरॉल में। यहां पर बन गया 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, और बाद में ये फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें? एब्जॉर्ब्ड बाई, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब्ड बाई, यहां आप बताइए कि फैट का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? फैट का एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा? फैट का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? आपका जवाब होगा सर लैक्टियल्स के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। तो आंसर आपका हो जाएगा लैक्टियल्स, या इसी को बोल देते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो यहां पर बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट ने क्या किया? इसी ने लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में चेंज किया। देन इस पर पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज ने काम किया और इसे चेंज कर दिया 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल में, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा लैक्टियल्स के थ्रू। लैक्टियल्स के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। किसके थ्रू होगा? लैक्टियल्स के थ्रू होगा, बिल्कुल। अगला सवाल, यहां पर अगर हम लोग देखें प्रोटीएजेस क्या करेगा? बोलेंगे सर प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। तो आंसर तो आपका यहां पर बन जाएगा बी वाला, आंसर आपका बनेगा भाई बी वाला। अगला सवाल, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका जवाब दीजिए भाई। आपके सामने 7th नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताइए भाई, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताइए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में कैसा होगा? सिग्माइड होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा कि स्ट्रेट होगा? सबका जवाब आ रहा है सर सिग्माइड होगा। कैसा होगा भाई? सिग्माइड होगा। सबका जवाब आ रहा है कि सर सिग्माइड होगा। चलिए भाई यहां पर हम लोग देखते हैं, इस तरीके का कुछ कर्व आपको देखने को मिलता है। जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम लोग देखते हैं तो ऐसा कुछ कर्व देखने को मिलता है। तो इसका शेप कैसा होगा? आप बोलेंगे सर सिग्मॉइड शेप होता है। कैसा होता है? सिग्मॉइड या एस शेप होगा, या एस शेप होता है। ठीक है भाई, एस शेप होगा। इस तरीके का कुछ कर्व हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है, सबका जवाब आ रहा है कि सिग्मॉइड या एस शेप का होगा। तो आंसर आपका बनेगा ए वाला। क्या बनेगा भाई? ए वाला बनेगा। सबका जवाब ए ही आया है, बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, श्वसन केंद्र स्थित होता है। बताइए श्वसन केंद्र स्थित होता है, लोकेशन बताना है आपको। यहां पर देखिए, सवाल देखिए और जवाब दीजिए। सवाल देखिए और जवाब दीजिए भाई। रिस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द, रिस्पिरेटरी सेंटर कहां पर पाया जाएगा? बहुत बढ़िया, एस से। यहां पर बताइए रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सेंटर कहां पर पाया जाएगा? 8 का डी, सबका आंसर आ रहा है 8 का डी, और अच्छी बात है। हाँ देखो, ऑक्सीपिटल लोब में क्या होता है? आप बोलेंगे सर ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल मैसेज या विजुअल, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं रिफ्लेक्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम क्या करेगा भाई? आप बोलेंगे सर यहां पर थिंकिंग, जजमेंट, इन सब का सेंटर होगा। जजमेंट ईटीसी, यहां पर ढेर सारे काम होते हैं, इन सब का सेंटर सेरिब्रम के पास होगा। सेरिबेलम क्या करेगा? आप बोलेंगे सर मस्कुलर मूवमेंट को क्या करेगा? ये बना के रखेगा। तो मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करेगा ये। किसमें? मस्कुलर मूवमेंट में और बैलेंस में हेल्प करेगा। मस्कुलर मूवमेंट एंड बैलेंस में ये क्या करेगा? बॉडी पॉस्चर में भी ये हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? बॉडी पॉस्चर में भी हेल्प करेगा। मेडुला ऑब्लंगेटा के ढेर सारे फंक्शन हैं, आपको हमने बताया था। आरवीसी, आरवीसी का मतलब क्या है? रिस्पायरेटरी सेंटर इसके पास होगा, इसके पास रिस्पायरेटरी सेंटर होगा, इसी के पास वोमिटिंग सेंटर होगा, और इसी के पास कार्डियक सेंटर होगा। इसी के पास क्या होगा भाई? आपका कार्डियक सेंटर होगा। तो ये सब रेगुलेशन कौन करा रहा है? आप बोलेंगे सर मेडुला ऑब्लंगेटा करा रहा है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। आंसर बन जाएगा आपका डी वाला। आंसर क्या बनेगा भाई? डी वाला बनेगा। आंसर आपका बनेगा डी। बहुत बढ़िया। देखिए एक सवाल आपका आया है अभी, एक सवाल अभी मेरे पास भेजे थे, केमिस्ट्री वाले सर भेजे थे। तो उसमें आंसर दिया था कि बॉडी बैलेंस, सवाल था कि बॉडी बैलेंस को कौन बनाएगा। तो जो आयोग का आंसर है उसमें कान आंसर दिया गया है, मतलब ईयर, और आपका सेरिबेलम दिया गया है। और कुछ लोगों ने उस पर क्या बोला कि चैलेंज करना है हमको कि कान नहीं होता है, सिर्फ सेरिबेलम होता है। तो भाई कान को बोलते ही हैं, ईयर को बोलते ही हैं क्या? स्टेटो एक्वेस्टिक आर्गन बोलते हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। सर मुझे बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट जूलॉजी का बैच लेना है, कैसे लूं?
आप यहाँ पर देखिए बैच, आप यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है 9628959237। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो, बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रतीक आनंद जी, हाँ बहुत अच्छी बात है भाई। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच से रिलेटेड जानकारी आप ले सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अगला सवाल 9th नंबर क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग अकर्स इन, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, इसका जवाब दीजिए। हाँ, सेरिबेलम और ईयर दोनों हो जाएंगे भाई, सेरिबेलम और ईयर दोनों होंगे। उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, बशर्ते आप यहां पर देखिए फर्टिलाइजेशन, मानव में निषेचन, मानव में निषेचन स्थल होता है। बताइएगा निषेचन स्थल कहां पर होगा, निषेचन स्थल कहां पर होगा मानव में, फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा भाई। 9 का आंसर सी आ रहा है सबका, 9th का आंसर सी आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब के पार्ट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इस्थमस, एक आपका होगा इस्थमस, एक होगा एम्पुला, और एक होगा आपका इनफंडिबुलम, एक होगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। अब इन तीनों में कहां पर होगा फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब तो सबको याद रहता है, इस्थमस में होगा, एम्पुला में होगा कि इनफंडिबुलम में होगा। मुझे स्पेसिफाई करिए कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। आपका जवाब मुझे चाहिए, इस्थमस में होगा, एम्पुला में होगा कि इनफंडिबुलम में होगा। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, नहीं भाई आप जो आंसर बता रहे हो वो करेक्ट है, बट 2021 के पहले की एनसीईआरटी के हिसाब से, 2021 में जब एनसीईआरटी में थोड़े चेंजेस किए गए तो वहां पर इस्थमस को हटा दिया गया था। ठीक है, तो नई एनसीईआरटी में चीजें बदल गई हैं। नई एनसीईआरटी में आंसर दिया है कि एम्पुला के रीजन में, एम्पुलरी रीजन में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, एम्पुला स्थमक के जंक्शन पर होता है, ये पुरानी एनसीईआरटी बोलती है, नई एनसीईआरटी में एम्पुला बस लिखा है। तो अपने को क्लियर रखना है भूपेंद्र जी, बिल्कुल क्लियर रखना है अपने को कि अभी आंसर अगर अब आपको मिले, सवाल अगर ऐसा है तो आप एम्पुला आंसर करिएगा। हाँ, एम्पुला में ही करिएगा, अभी आप स्थमक और एम्पुला के जंक्शन पर मत करिएगा, चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। ठीक है ना, आप एम्पुला कर लीजिएगा, बिल्कुल सही भाई। तो आंसर यहां पर आपका बन जाएगा फैलोपियन ट्यूब। आंसर क्या बनेगा भाई, फैलोपियन ट्यूब बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ, बधियाकरण की प्रक्रिया में हटाया जाता है। कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंस, इपिडाइडमिस या पेनिस। बताइएगा यहां पर कास्ट्रेशन के दौरान किसे हटाया जाता है, टेस्टिस को, वास डिफरेंस को, या इपिडाइडमिस को, या पेनिस को। सवाल आपके सामने है, 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए भाई। 10 का ए, कुछ लोगों का आ रहा है टेस्टिस, 10 का बी भी आ रहा है कुछ लोग का, क्या 10 का बी भी आ रहा है भाई। वास डिफरेंस को यहां पे नहीं कट करेंगे, उसे बोलते हैं वास डिफरेंस को यहां नहीं कट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, जब भी कास्ट्रेशन की बात की जाएगी, कैस्ट्रेशन की बात की जाएगी, तो इसमें अगर मेल के केस में पूछा जाए तो टेस्टिस को हटाया जाता है। मेल के केस में टेस्टिस को हटाया जाता है, इसे बोलते हैं ऑर्किएक्टोमी, ऑर्किएक्टोमी बोलते हैं। ठीक, मेल के केस में टेस्टिस को हटाते हैं, इसे ऑर्किएक्टोमी बोलते हैं। और अगर फीमेल के केस में हम देखें, कैस्ट्रेशन की बात करें, फीमेल के केस में अगर कैस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पर ओवरी को हटाते हैं, किसे, ओवरी को हटा देते हैं। तो फीमेल के केस में इसे बोलते हैं ओफ्रेक्टोमी। क्या बोलते हैं भाई, ओफ्रेक्टोमी। ठीक, ये कैस्ट्रेशन की बात कर रहा है, यहां पर आप फैलोपियन ट्यूब या वास डिफरेंस को कट नहीं करेंगे। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की बात नहीं किया है, यहां पर कैस्ट्रेशन में हटाया क्या जाएगा, तो टेस्टिस हटाया जाता है। ठीक है, हाँ, यहां पर हमने बोला कि फीमेल के केस में क्या होगा, आप बोलेंगे सर फीमेल के केस में ओवरी अगर हटाते हैं तो इसे ओफ्रेक्टोमी बोलेंगे, और मेल के केस में टेस्टिस हटाते हैं, इसे ऑर्किएक्टोमी बोलते हैं। चीजें क्लियर है भाई, मेल फीमेल बता रहा हूं। ये क्या है, आप जो बता रहे हो ना, वो सर्जिकल मेथड है, वो एक सर्जिकल मेथड है जिससे स्पर्म क्या हो, ओवरी से ना मिल पाए। तो उस कंडीशन में आप वास डिफरेंस को कट करके टाइड अप कर देते हो, और ओवरी से जो ओवम निकले वो ना आ पाए आपका कहां पर,
एम्पुला के रीजन में, तो वहां पर आप कट कर देते हो फैलोपियन ट्यूब को, वहां फैलोपियन ट्यूब को फीमेल के केस में कट कर देते हो, तो उसे आप बोल देते हो ट्यूबेक्टॉमी। वो सर्जिकल मेथड होता है, कंसेप्शन ना हो उसके लिए। ये कैसा मेथड है? ये कैस्ट्रेशन कराया जा रहा है, बधियाकरण इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। यहां पर अगर टेस्टिस हटाया जाएगा तो आर्किएक्टॉमी बोला जाएगा, ओवरी हटेगा तो फ्रेक्टॉमी। चीजें क्लियर? चलिए अगला सवाल। कभी भी दोनों को सेम मत समझिएगा, दोनों सेम नहीं है। ठीक, आर्किएक्टॉमी और आपका ट्यूबेक्टॉमी ये सेम नहीं होता, ठीक है, या वैसेक्टॉमी सेम नहीं होता। ये सब चीजें परेशान मत होइएगा। द कंडीशन इन विच 2 or more than 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल ट्रेट, इसका जवाब दीजिए। ये बढ़िया सवाल है, इसका जवाब दीजिए भाई। जेनेटिक्स का सवाल है, आपसे बोल रहा है कि यह स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए, किसके लिए भाई? किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हों, किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हों। हिंदी बधियाकरण चलिए यहां बताइए कि किसी एक लक्षण को, किसी एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए 2 या 2 से अधिक जीन की जरूरत पड़ रही है, इसे बोलेंगे क्या? गुड मॉर्निंग सर, आई विल ओरिएंट स्टूडेंट टुडे। अरे कोई बात नहीं महबूब आलम जी, सब परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, और डाउट जहां पर भी होगा मैं एकदम क्लियर करने के लिए रेडी हूं भाई। आप लोगों के लिए ही तो हूं यहां पर, ठीक है? चलो ध्यान से देखो, यहां पर हम लोगों के बीच में म्यूचुअलिज्म है, ठीक है ना? एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आपको हमारी जरूरत है, हमको आपकी जरूरत है। यहां पर देखिए, एलवेन का जवाब दीजिए। अभी तक सही जवाब आ नहीं पाया है भाई, सबका जवाब आ रहा है कोडोमिनेंस। अरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर बोल रहा है 2 or more, which 2 or more than 2 जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल ट्रेट। ध्यान से देखो तो मल्टीपल एलिलिज्म लिखा है कि नहीं? डी होना चाहिए भाई, मल्टीपल एलिलिज्म होगा, मल्टीपल एलिलिज्म। और एग्जाम्पल होगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब आप बोलेंगे सर ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कौन सा जीन रेगुलेट करेगा? तो एक होता है IA, एक हो जाएगा IB, एक हो जाएगा I0। ये 3 जीन ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। नीचे ये जो 3 जीन लिखा हूं IA, IB और I0, यही तो कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप को, यही डिटरमाइन करते हैं ब्लड ग्रुप को। तो आंसर तो आपका मल्टीपल एलिलिज्म होगा ना। आप लोग कोडोमिनेंस पर रुके हुए हो, कोडोमिनेंस नहीं होगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है? थैंक यू मैम। चलिए भाई, यहां आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा डी। क्लियर हुआ कि नहीं? सवाल को ध्यान से पढ़िए, बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं। चलिए अगला सवाल। इफ अ नॉर्मल मैन मैरीज, कोई एक नॉर्मल मैन है, वो विवाह कर रहा है किससे? कैरियर वुमेन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड है एक वुमेन को जो कि कैरियर है, कलर ब्लाइंड वुमेन नहीं है, कैरियर है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज को लेकर वो कैरियर है। उससे एक नॉर्मल मैन ने क्या किया? विवाह किया। द कंडीशन ऑफ देयर सन विल बी, उसके बच्चों में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? और सन पूछा है तो बेटे में बताना है, आपको बेटे में बताना होगा, ठीक है भाई? आइए देखते हैं। यहां पर बोल रहा है कि यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता की वाहक स्त्री से होती है तब उसके पुत्रों की स्थिति होगी। आप बोलेंगे सर मेल तो नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है, इनके बीच में अगर हम लोग एक क्रॉस करके देख लेते हैं चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर बनेगा XC X कंडीशन, ठीक, यहां पर बनेगा XX कंडीशन, यहां पर XC Y कंडीशन और यहां पर XY कंडीशन, ठीक है? तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो एक आपका जो एक फीमेल चाइल्ड होगी वो कैरियर होगी और एक नॉर्मल होगी, और एक अभी आपका मेल जो होगा ये कैसा होगा? ये डिजीज्ड होगा और एक नॉर्मल होगा। मतलब 50% सन वर्णांध होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे, 50% कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। किसके केस में? पुत्र के केस में या बेटे के केस में, ठीक है ना?
तो चलिए यहां पर अगर हम लोग चेक करें, ऑल कलर ब्लाइंड, नहीं भाई गलत है ये तो। ऑल नॉर्मल, ये भी गलत है। ऑल कैरियर, ये भी गलत है। आंसर होगा 50% आपका क्या होगा, नॉर्मल सन होगा। 50% कैसा होगा, वर्णांध होगा। आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। आंसर आपका बनेगा डी वाला। सबका सवाल डी, आंसर डी ही आया है। हाँ, गर्ल कैरियर होगी यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो कन्या पैदा हो रही है ये कैरियर है, और एक कन्या जो जिसका जन्म हुआ है वो नॉर्मल है। ठीक है भाई, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनोम रिप्रेजेंट्स, जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। जीनोम रिप्रेजेंट्स एलोसोम, ऑटोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जवाब दीजिएगा भाई, जीनोम किसका प्रतिनिधित्व करता है? जीनोम किसका प्रतिनिधित्व करेगा? जवाब दीजिए भाई। जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। 13 का डी आ रहा है, 13 का सी आ रहा है कुछ लोगों का आंसर। 13 का डी, 13 का डी सबका आ रहा है भाई, 13 का डी ही। अरे भाई जीनोम को बोलते क्या है? जीनोम को बोलते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं जीनोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं जीनोम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन से करेंगे, डिप्लॉइड सेट थोड़ी होगा। 2n कहां होता है जीनोम? जीनोम को हमेशा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जीनोम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी लोग बहक रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है ना, गलतियां होनी नहीं चाहिए। एलोसोम किसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सर सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम बोलते हैं। एलोसोम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम को। ऑटोसोम को हम लोग जानते हैं कि ये कितना होता है, तो ये 22 पेयर्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर होता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही जीनोम बोलते हैं। इतने छोटे से सवाल को अगर आप लोग गलत करेंगे तो हो सकता है डांट पड़े आप लोगों को, ठीक है ना, डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि कभी कभी डांटना भी जरूरी होता है। मेरा सही है ये? हाँ बिल्कुल आपका सही है। कुछ लोगों ने क्या, अधिकतर लोगों ने चीजें गलत की हैं। छोटा सा सवाल है, इसको गलत नहीं करना है, मतलब किसी भी कंडीशन में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी पिछले 2 पेपर को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखा था, इस पेपर को एकदम सामान्य किया, क्योंकि आपको हर तरीके की चीजों को देखना हो। कांग्रेचुलेसन हो गया। अच्छा चलो, हमने चीजों को थोड़ा सा भाई हल्का किया है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का प्रतिकरण होता है। बताइए, डीएनए के रिप्लिकेशन द्विगुणन या प्रतिकरण की बात कर रहा है, कैसा होता है? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, नन ऑफ दीज। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बताइए। कूटे भी जा सकते हैं। अरे पूरा अधिकार है मेरा, डांटने का हड़काने का तो पूरा अधिकार होता है ना। हाँ, ऐसा नहीं है क्या? यहां पर ध्यान दीजिए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसा होगा भाई? आप बोलेंगे सर डीएनए रिप्लिकेशन होगा कैसा? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है बी 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 ऐसे करके, ठीक, बहुत अच्छी बात है। सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होगा। हम लोग एनसीईआरटी में एक तो फिगर देखते हैं, इस तरीके से बना हुआ ऐसा एक फिगर दिखता है। यहाँ 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड। यहाँ से इस तरीके से बना आपका 5 to 3 डैश एंड, और यहाँ से डिसकंटिन्यूअस चेन ऐसे बनेगी, और यहाँ पर होगा 5 डैश एंड, ये होगा 3 डैश एंड, ठीक है। ऐसा अपने को देखने को मिलता है। यहाँ एक स्ट्रैंड से एक डीएनए बन जाएगा, दूसरे स्ट्रैंड से दूसरा, तो इसे सेमी कंजर्वेटिव तो बोलते हैं, क्योंकि आधा ही कंजर्व होता है। आधा एक से कंजर्व होगा आधा, और दूसरे से आधा कंजर्व होगा, दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है क्या यहाँ पे? यहां पर बताइए कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस होगा? सवाल मेरा ये है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इधर ध्यान दो, बताओ रिप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा।
सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा कि कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तीन कंडीशन मैंने यहां पर लिख दी है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। जवाब मुझे चाहिए, अगर किसी का गलत आएगा तो फिर सोच लो, हड़काऊंगा आज मैं आप लोग को। यहां पर जवाब दीजिए, इन तीनों में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कि सेमी डिसकंटिन्यूअस। सवाल तो सेमी कंजर्वेटिव सबको पता होता है, मेसेल्सन स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था, यह भी पता है, अपने को प्रपोज किया था। अब प्रपोज किसने किया तो आप बोल देंगे वाटसन क्रिक ने किया था, यह भी पता है, ठीक है ना। बट यहां पर बताइए, यहां पर मुझे जानना है बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखो यहां पर कॉन्टिन्यूअस चेन बन रही है, कैसी है, यहां पर ये 5' से 3' पे कॉन्टिन्यूअस चेन बन रही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। और ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पर अगर आप देखो तो सेमी कॉन्टिन्यूअस है, सेमी कॉन्टिन्यूअस दिखा, और ये सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी आधा कॉन्टिन्यूअस। चलिए भाई, थोड़ा सा बैटरी का इशू था, किसी को जाना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है ना, रण छोड़ के किसी को जाना नहीं है, बैटरी की दिक्कत थी। अभी आप लोग एक बार क्लियर करिए कि आवाज आ रही है प्रॉपर, अभी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। सर इतना डांट दिए माइक ही डर गया, अरे नहीं, आप बताइए आवाज जा रही है कि नहीं, क्लियर करिए आप लोग एक बार, आवाज आ रही है अभी भाई, आवाज आ रही है कि नहीं, आवाज आवाज पहुंच रही है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर देखो, यहां पर आपको कंडीशन देखने को मिली सेमी कॉन्टिन्यूअस, या तो सेमी कॉन्टिन्यूअस आप आंसर कर लो या सेमी डिसकंटिन्यूअस आंसर कर लो, ना ही कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस कैंसिल, डिसकंटिन्यूअस कैंसिल, सेमी डिसकंटिन्यूअस आंसर हो जाएगा या सेमी कॉन्टिन्यूअस। आधा कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है, आधा क्या है, डिसकंटिन्यूअसली है, ठीक है भाई चलिए चीजें क्लियर हो गई ना। आंसर आपका बनेगा सेमी कंजर्वेटिव, या तो सेमी कॉन्टिन्यूअस होगा या सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां तक चीजें क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, डीएनए क्लीविंग एंजाइम, डीएनए को काटने वाला एंजाइम क्या होगा, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है, डीएनए को कौन सा एंजाइम क्लीव करेगा, कट करेगा, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा होगा, हेलिकेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, पेक्टिनेज। देखो हेलिकेज क्या करता है, ये अनवाइंडिंग का काम करता है, अनवाइंडिंग का काम करेगा। अनवाइंडिंग में करेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, डीएनए के दो स्ट्रैंड को अलग करना, ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। लाइगेज क्या करेगा, डीएनए के दो स्ट्रैंड को, डीएनए के दो सेगमेंट को जोड़ेगा। तो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, घर जोड़ू टाइप का होता है, घर को तोड़ता नहीं है। अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज जो होता है, यही क्या करता है, यही काटता है डीएनए को। तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब। और पेक्टिनेज क्या करेगा, तो आपका जवाब होगा सर, पेक्टिनेज जो होता है ये प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट कराता है, प्लांट सेल वॉल पर वर्क करता है, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ये चारों चीजें पाई जाती हैं। तो पेक्टिनेज काम करेगा प्लांट सेल वॉल को के ऊपर और उसे डाइजेस्ट कराने का काम करेगा। चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर, बायोलॉजिकल सीजर देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आंसर अपना बन जाएगा सी वाला। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हु जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन।
कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके जीन को अल्टर किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, मतलब सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया गया हो, कहने का मतलब ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है। अगर कहीं पर मैनिपुलेशन टर्म आता है, इसका मतलब इंसान ने, ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटी इन्वॉल्व कर दी है। ठीक है भाई, यहां पर जवाब दीजिएगा, इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्या? हाँ, पेक्टिनेज भाई, क्लैरिफाइड बॉटल जूस, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपने ये चीजें पढ़ी हैं। यहां पर देखिए, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर आपने अच्छे से पढ़ा है महबूब आलम जी। आई नो आप नीट की तैयारी किए हो, आपको चीजें तैयार होंगी, अच्छी बात है। चलिए यहां पर बताइए आंसर क्या होगा 16 का आंसर। सबका जवाब आ रहा है ए, सबका जवाब ए आ रहा है। किसी ने हाइब्रिड भी आंसर किया है, तो हाइब्रिड नहीं होगा, यहां जवाब होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बीटी कॉटन, एग्जाम्पल हो जाएगा बीटी कॉटन, एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्डन राइस। क्या हो जाएगा भाई? गोल्डन राइस। ठीक है, बीटी कॉटन हो गया और गोल्डन राइस हो गया। ये सब कैसे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, आनुवंशिकतः संशोधित सजीव। यहां पर संशोधित होना चाहिए था, संशोधित सजीव। बहुत बढ़िया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जीएमओ बोल सकते हैं हम लोग। आंसर ए दिया है, तो हम भी तो ए ही दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए भाई अगला सवाल, विच इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? बताइए कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? हाँ, बैसिलस थुरिजेनेसिस, बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस थुरिजेनेसिस, बड़ी अच्छी बात है। गोल्डन राइस भी हो जाएगा, जो कि विटामिन ए का अच्छा खासा क्या होता है? सोर्स होता है, बीटा कैरोटीन को स्टोर करके रखता है। यहां पर मुझे बताइए कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? इको आर फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? BMH1 होगा, या हिंड थर्ड होगा, या पेक्टिनेज होगा? कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? 17 का आंसर सबका डी आया है, बहुत बढ़िया, 17 का आंसर डी, पेक्टिनेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है। आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, नाम बताइए। इंडोन्यूक्लिएज, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, नाम बताइए भाई। पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कौन सा था? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, सवाल आपके सामने है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कौन सा था? जवाब दीजिए। पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, हिंड थर्ड, हाँ सबका जवाब आ रहा है HIND थर्ड, हिंड सेकेंड, सॉरी थर्ड नहीं भाई, सेकेंड, हिंड सेकेंड, HIND सेकेंड। ठीक है, हिंड सेकेंड होगा पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। बहुत अच्छी बात है। अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं? अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं या एक्सट्रैक्ट किए जा सके हैं? अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं? नंबर बताइए, NCERT में नंबर भी लिखा है। कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं और कितने स्ट्रेन से खोजे जा चुके हैं? कितने स्ट्रेन का यूज करके कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को हम लोगों ने अभी तक एक्सट्रैक्ट कर लिया है? सवाल मेरा यह है कि कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आज तक एक्सट्रैक्ट किए जा चुके हैं और कितने स्ट्रेन से निकाले गए हैं? बताइएगा, कितने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज? तो कुल मिला के 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज अभी तक खोजे जा चुके हैं 230 स्ट्रेन का यूज करके। कितने स्ट्रेन का? 230 स्ट्रेन का यूज करके। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है NCERT का। 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है 230 स्ट्रेन से, ठीक है ना? 230 तरीके की वैरायटी, बैक्टीरिया की वैरायटी से हम लोगों ने 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को एक्सट्रैक्ट किया है। 3600 नहीं होगा, 900 नंबर में होगा और स्ट्रेन होंगे 230। बहुत बढ़िया, NCERT ओपन करेंगे, चीजें मिल जाएंगी। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई भाई। अगला सवाल, When we go from pole toward equator, हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं? पोल से इक्वेटर की तरफ गए। द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा? जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं।
जी पढ़े थे, डाउट में हो गए, कोई बात नहीं है। 230 स्ट्रेन का यूज किया गया था, 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजे गए थे। बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। आप डाउट में हो बट मैं क्लियर कर दे रहा हूं चीजों को ना, डाउट में अब नहीं रहेंगे। आप बताइए, जब हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, मैं फिगर तो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, हम गए पोल से इक्वेटर की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ गए या इक्वेटर टू पोल आए, यहां पर हमने लिख लिया इक्वेटर टू पोल, तो बायोडाइवर्सिटी कहां पर बढ़ेगी, कहां पर घटेगी? देखो, जब भी हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, जब पोल से इक्वेटर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, यहां पर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी, और जब हम इक्वेटर से पोल जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी। हमने दोनों चीजों को यहीं पर लिख दिया है। When we go from pole to equator, then biodiversity increases. When we go from equator to poles, then biodiversity decreases. तो यहां पर आंसर इंक्रीज ही होगा। आप पोल से जा रहे हो इक्वेटर की तरफ ना, आप भाई ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हो, इक्वेटर की तरफ आ रहे हो। इस तरीके का फिगर हम लोग बना के देखते हैं। ये इक्वेटर हो गया, देन ट्रॉपिकल रीजन होगा, टेम्परेट होगा, इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। इतना लेंदी नहीं करूंगा मैं चीजों को, जब पढ़ाऊंगा थियरी में तो सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर आंसर बनेगा बी, इंक्रीजेस। क्या होगा भाई? इंक्रीजेस होगा। चीजें क्लियर हैं? यहां पर मैंने दोनों चीज लिख दिया है, पोल से इक्वेटर भी, इक्वेटर से पोल भी। कहां बढ़ेगा कहां घटेगा सब कुछ मेंशन कर दिया है। अगला सवाल, स्पॉन्ज हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए स्पॉन्ज में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है? स्पंज में स्तर का संगठन होता है, स्पंज में स्तर का संगठन होता है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, 23.5 नॉर्थ साउथ, अच्छी बात है, बढ़िया है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, हाँ अच्छी बात है। इधर देखिए स्पॉन्ज में क्या होगा भाई, स्पॉन्ज में क्या होगा? 19 का आंसर कुछ लोगों का आ रहा है ए, बहुत अच्छी बात है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में सेलुलर लेवल देखने को मिलता है। कौन सा लेवल? सेलुलर लेवल, अच्छी बात है। सेलुलर लेवल स्पॉन्ज में देखने को मिलेगा। आप बताइए प्रोटोजोआ में क्या देखने को मिलेगा? प्रोटोजोआ में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा? प्रोटोजोअन्स में किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा? प्रोटोजोअन्स में किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा? प्रोटोजेवन में किस स्तर का संगठन देखने को मिलता है? बताइएगा भाई। ए इज एब्सोल्युटली राइट, हाँ भाई एब्सोल्युटली राइट है, 100% सत्य है, वो 100% सत्य है आपकी बात। यहां बताइए प्रोटोजोआ में किस लेवल का होगा? प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, बहुत अच्छी बात है। प्रोटोजोआ में आपको प्रोटोप्लाज्मिक लेवल देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ये आपको देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ में। टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा। ऑर्गन लेवल आपको प्लेटिहेलमिन्थेस 2 कहां तक दिख जाएगा? आपको कॉर्डेटा तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। ऑर्गन सिस्टम जो होता है हायर एनिमल में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, सबका जवाब बड़ा बढ़िया आया भाई, आंसर बन जाएगा ए। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज इज अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित होता है। आपसे पूछ रहा है अंततः परिवर्तित होता है, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? बताइएगा। ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में होता क्या है, बनता क्या है भाई? आपको डेली कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा, कभी वन लाइनर मिलेगा, कभी लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, हाँ बड़ी अच्छी बात है, जवाब आप लोग के बढ़िया आ रहे हैं। 20 का सी आ रहा है लोगों का आंसर, और ये सही भी है आप लोग का। होता क्या है एक्चुअल में, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। आंसर आपका बनेगा सी, आंसर आपका बनेगा सी। सबका जवाब सी ही आ रहा है, और बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है भाई। चलिए, बाद में ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल, 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए में,
और इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुआ है, अब ये एसिटिल कोएंजाइम में चला जाएगा क्रेब्ज साइकिल में, और क्रेब्ज साइकिल में जाकर ये बनाएगा क्या? आप बोलेंगे सर ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी, या इसी को हम बोलते हैं एनर्जी, इसी को बोलते हैं एनर्जी। ठीक है भाई, तो ये एक सीक्वेंस होता है, हम लोग ध्यान में रखेंगे, हम लोगों को ये चीजें याद भी हैं, पता भी हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। इंटरफेरॉन्स आर, इसका जवाब दीजिए। इंटरफेरॉन्स हैं। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं भाई? इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? सवाल छोटे छोटे हैं बट इफेक्टिव हैं। आप बताओ मुझे इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं? एंटीबायोटिक प्रोटीन होता है, एंटीवायरल प्रोटीन होता है, एंटीजन प्रोटीन होता है, या नन ऑफ दीज? इंटरफेरॉन किस टाइप के बैरियर को रिप्रेजेंट कराता है? और जितने लोग जुड़े हैं सब वीडियो को लाइक कर दें भाई, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें सब। ठीक है, कुछ लोगों का, अनुराधा जी का आंसर ए आया है और डेजी जी का आंसर बी आया है, अधिकतर भूपेंद्र जी, अंजू जी, इन लोग का आंसर बी आ रहा है। यहां ध्यान से देखो इंटरफेरॉन्स होता क्या है। सबसे पहले देखो होता क्या है, मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है भाई, ये पत्ती वत्ती ऐसे बनी हुई है, ठीक है। इस पर किसी वायरस ने क्या किया? इन्फेक्शन काज किया। इस पर किसी वायरस ने इन्फेक्शन काज किया, तो इसके अंदर अब क्या करेगा? प्लांट खुद के अंदर इंटरफेरॉन बनाएगा। ये खुद के अंदर इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन करेगा, और इंटरफेरॉन क्या होता है? ये एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है। ये एंटीवायरल प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंटीवायरल प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये एंटीवायरल प्रोटीन किसके लिए बना है? वायरस के लिए। अब ये प्लांट जो प्रोटीन बनाया है ये करेगा क्या? जिससे कोई बगल वाला प्लांट, दूसरा प्लांट इन्फेक्टेड ना हो वायरस से, उसके लिए एंटीवायरल प्रोटीन इसने बना लिया है। ठीक है भाई, आप मुझे ये बताओ कि यहां पर इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है, हम समझ रहे हैं इन चीजों को। ये किस टाइप का बैरियर है? किस टाइप का बैरियर है इंटरफेरॉन? या कैसा बैरियर बनाता है? बैरियर्स की बात करें, बताइए किस टाइप का बैरियर बनाता है? यहां पर जो एंटीवायरल प्रोटीन है ये कैसे बैरियर का काम करता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, कौन सा बैरियर है भाई? बैरियर कौन सा होगा बताइए? आप बोलेंगे सर ये होता है साइटोकाइन बैरियर। कैसा भाई? साइटोकाइन बैरियर होता है। साइटोकाइन बैरियर होता है। कैसा बैरियर? साइटोकाइन बैरियर होता है। मुझे बताना था ये साइटोकाइन बैरियर होता है। कैसा बैरियर होगा भाई? साइटोकाइन बैरियर होगा। साइटोकाइन बैरियर, ध्यान से, ठीक है ना? साइटोकाइन बैरियर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, When CO2 concentration in blood increase, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ता है, ब्रीदिंग बिकम्स, रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है। हाँ, साइटोकाइन बैरियर होगा, बिल्कुल। इंटरल्यूकिन बोल सकते हैं। यहां पर देखिए, बट जब हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो इंटरल्यूकिन नहीं लिखेंगे। प्लांट की बात में इंटरल्यूकिन नहीं लिखते हैं, ठीक है। इंटरल्यूकिन आप एनिमल के केस में लिखोगे, यहां प्लांट की बात हुई है तो प्लांट के केस में इंटरल्यूकिन यहां पर नहीं बोलेंगे उसे प्रॉपर, ठीक है। यहां पर आप बताओ भाई, CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज, ब्रीदिंग बिकम्स कैसी हो जाएगी? हाँ, आइजैक एंड लिंडमैन साइटोकाइन, बहुत अच्छी बात है। यहां पर 22 का जवाब दीजिए। हम लोग उलझते नहीं है सवाल में, ठीक है ना, आगे भी बढ़ते रहते हैं क्योंकि जल्दी से चीजों को कंप्लीट भी किया जाए ना। आप बताइए यहां पर होगा क्या? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है 22 का ए, सबका 22 का ए आ रहा है। अच्छी बात है, फास्टर एंड डीपर होगा, बहुत बढ़िया। देखो होता क्या है, जब CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा तो उस टाइम पर आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो तेज हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। आप लंबी सांसें लेने लगोगे, आप सांसें लंबी लेने लगेंगे। कारण क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन है, कम है। अब उस ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में पहुंचे, तो आप सांस को तेजी से लोगे, ठीक है। हाँ, इस इफेक्ट को बोहर इफेक्ट बोलते हैं। जवाब आपका बिल्कुल सही है महबूब आलम जी, इफेक्ट को बोहर इफेक्ट बोल देंगे। इफेक्ट को बोहर इफेक्ट बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट
बिल्कुल बोलेंगे भाई। और यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ए वाला, आंसर आपका बनेगा ए वाला। अगला सवाल, प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन चेंज टू एंजाइम ट्रिप्सिन बाई, बताइए ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में बदलने के लिए किसका यूज किया गया है? आपसे बोल रहा है प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में किसके द्वारा परिवर्तित होता है, बताइए भाई। हाँ, लंबी लंबी सांसें, अच्छी बात है। यहां पर बताइए, इसका जवाब दीजिए ना कि जो आपका ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है, इसे बनाता कौन है? ये हम लिख दे रहे हैं, यहां पर है ट्रिप्सिनोजेन और बना ट्रिप्सिन, बन गया ट्रिप्सिन। इसे कन्वर्ट कौन कर रहा है? इस रिएक्शन को कौन कन्वर्ट करेगा, कौन इसमें काम करेगा? कुछ लोगों का आंसर डी आ रहा है सिक्रिटिन, कुछ लोगों का आ रहा है बी इंटेरोकाइनेज। तो आंसर होगा इंटेरोकाइनेज, आंसर होगा इंटेरोकाइनेज। देखो इंटेरोकाइनेज क्या करता है, यहां पर इंटेरोकाइनेज काम करेगा, इंटेरोकाइनेज काम करेगा। ट्रिप्सिनोजेन जो है ये इनेक्टिव एंजाइम होता है, ये इंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिनोजेन का सोर्स कौन होगा? आप बोलेंगे सर पैनक्रियाटिक जूस, इसका सोर्स होता है पैनक्रियाटिक जूस। और इंटेरोकाइनेज का सोर्स कौन होगा? सोर्स ऑफ इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज का सोर्स कौन होगा? जवाब लिखिए, इंटेरोकाइनेज का सोर्स कौन होगा? सोर्स कौन होगा इंटेरोकाइनेज का? इंटेरोकाइनेज का सिक्रीशन कौन कराता है? मेरा गलत कंफ्यूज हो गया, इंटेरोकाइनेज का सोर्स बताइए, इसका सिक्रीशन कहां से होता है? इंटेरोकाइनेज का, इंटेरोकाइनेज का सिक्रीशन कहां से होगा भाई? पैनक्रियाटिक जूस से तो ट्रिप्सिनोजेन आ रहा है, इंटेरोकाइनेज जो इसे कन्वर्ट कर रहा है ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में, वो कहां से आ रहा है? हमने इस यहां पर इंटेरोकाइनेज का सोर्स पूछा है आपसे, इसका सोर्स मुझे जानना है। इंटेरोकाइनेज का सोर्स कौन होगा? इंटेस्टाइनल जूस होगा मेरे भाई, इसका सोर्स होगा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो होगा ये इंटेरोकाइनेज का सोर्स होगा, ठीक है। और ये इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, देन ये ट्रिप्सिन फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो सोर्स हमेशा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, या डिओडिनम बोलो या इंटेस्टाइनल जूस आप बोलो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बताइए। यहां पर बताइएगा भाई, आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे क्या? इस कंडीशन को बोलेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, इंटेस्टाइनल जूस को सकस इंटेरिकस बोलते हैं। यहां पर बताइए 24 का सी आ रहा है, अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यहां पर एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, यहां पर एटीपी देनी पड़ेगी, एटीपी यूज होगा। एग्जाम्पल होगा सोडियम पोटेशियम पंप या हाइड्रोजन पंप। सोडियम पोटेशियम पंप आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? आप बोलेंगे सर सेल के अंदर किसी लिक्विड पार्टिकल का पिनोसोम के फॉर्म में जाना ही पिनोसाइटोसिस होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखते हैं ये एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? मूवमेंट होता है आयंस का। डिफ्यूजन में क्या होगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है। किसका डिफ्यूजन होगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होगा। और ऑस्मोसिस होता है किसका? आप बोलेंगे सर वाटर का। बहुत बढ़िया भाई, बड़ी अच्छी बात है, सबका जवाब सही आ रहा है। हाँ, ड्रिंकिंग ऑफ सेल, इसे हम ड्रिंकिंग ऑफ सेल बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं ड्रिंकिंग ऑफ सेल, इसी को बोल देंगे पिनोसाइटोसिस, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल, 25 नंबर क्वेश्चन, द स्टार्ट कोडान इन प्रोटीन सिंथेसिस, बताइए स्टार्ट कोडान कौन सा होता है? प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडान है। प्रारंभिक कोडान कौन सा होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रारंभिक कोडान कौन सा होगा? क्या जीसीए होगा, सीसीए होगा, एयूजी होगा कि यूएए होगा? आप बोलेंगे सर यहां पर स्टार्ट कोडान होगा क्या? आप बोलेंगे सर एयूजी। एयूजी कोड करता है मेथियोनिन को। किसे कोड करता है? आप बोलेंगे सर ये कोड करता है मेथियोनिन को, मेथियोनिन को।
AUG किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को, और यही आपका होता है स्टार्ट कोडॉन, यही होता है स्टार्ट कोडॉन। ठीक है भाई, ये तो हमें चीजें समझ में आ गई। मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टॉप कोडॉन किसे बोलेंगे। स्टॉप कोडॉन का एग्जाम्पल बताइए, स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होंगे बताइए, कितने कोडॉन स्टॉप कोडॉन होंगे? स्टॉप कोडॉन किसके लिए होगा भाई? स्टॉप कोडॉन का बताइए, स्टॉप कोडॉन बताइए कौन कौन से होंगे? स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होंगे बताइए। आप बोलेंगे सर स्टॉप कोडॉन आपका हो जाएगा UAA, UGA, टोटल 3 होते हैं, और हो जाएगा UAG और UGA। हम इसे याद करते हैं उआ, उआग एंड उगा। इसे बोलते हैं ओकरे, इसे बोलते हैं अंबर, और इसे बोलते हैं ओपल, इसे बोलते हैं ओपल। ठीक है, उआ, उआग एंड उगा, ओकरे, अंबर, ओपल बोलते हैं हम लोग। यही 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ओकरे, अंबर, ओपल। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी को स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। इसी को नॉनसेंस कोडॉन बोलेंगे, इसी को स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन बोल देंगे। अगला सवाल, विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द गट बाय बैक्टीरिया एक्शन इज। बताइए कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होगा गट ऑफ बैक्टीरिया, गट में किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन, आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा होगा? जवाब दीजिए भाई, कौन सा विटामिन आपका यहाँ पे? हाँ ठीक तो है। यहां पर बताइए कौन सा विटामिन आपके इंटेस्टाइन में या गट में क्या होता है? सिंथेसाइज होता है बैक्टीरियल एक्शन से। आपका जवाब होगा कि सर विटामिन B12। और क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर विटामिन के भी बनता है। कौन? विटामिन के भी बनता है। ठीक है, आंसर बनेगा B12, और इसे बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। बैक्टीरिया का नाम होगा इश्रीचिया कोलाई, बैक्टीरिया का नाम होगा इश्रीचिया कोलाई। हाँ, साइनोकोबालामिन इसे हम लोग बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। बिल्कुल भाई, आंसर सबका आ रहा है सी, अच्छी बात है। यहां तक चीजें क्लियर। अगला सवाल, बीओडी मीजर्स बताइए भाई। बीओडी मीजर्स, बीओडी मापता है, बीओडी मापता है, बीओडी मापता है, बताइए। बीओडी मापता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को। आप बोलेंगे नहीं सर। पॉल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ इफ्लुएंट्स, आप बोलेंगे नहीं सर। एयर पॉल्यूशन को आप बोलेंगे नहीं सर। डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स, यही आपका आंसर होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, या आपसे बोल रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बीओडी बोलेंगे। या बीओडी मीजर किसे करेगा? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को नीडेड बाय माइक्रोब्स। आंसर बनेगा क्या? सी। सबका जवाब सी आया है। हाँ, इसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। जब पॉल्यूशन बढ़ेगा, कल भी बताया था, पॉल्यूशन अगर इंक्रीज करेगा वाटर में, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बीओडी भी बढ़ जाएगी। अगर किसी भी वाटर का बीओडी ज्यादा है मतलब वाटर मोर पॉल्यूटेड है। अगर मोर बीओडी है किसी भी वाटर का तो मान लीजिए वाटर मोर पॉल्यूटेड है। ठीक है भाई, चलिए आंसर सी आपका बनेगा। यहां पर वेक्टर ऑफ कालाजार, वेक्टर ऑफ कालाजार काजिंग पैरासाइट लिज्मानिया। ठीक है, कालाजार को काज करने वाला पैरासाइट होता है लिज्मानिया डोनोवानी। और आप बताइए वेक्टर कौन होगा? इसका वेक्टर कौन होगा भाई? कालाजार के लिए वेक्टर कौन होगा? लिज्मानिया के लिए वेक्टर कौन होगा? बताइए, लिज्मानिया के लिए वेक्टर कौन होगा? वेक्टर पूछ रहा हूं मैं आपसे, वाहक की बात कर रहा हूं। कालाजार कारक परिजीवी लिज्मानिया का वाहक है। वाहक बताइए भाई, वेक्टर बताइए। 28 का डी आ रहा है आंसर, कुछ लोगों का सी भी आया है। देखिए आंसर तो होगा डी, फ्लियोबोटैमस। क्या? फ्लीबोटैमस, या फ्लीबोटैमस को ही बोलते हैं सैंड फ्लाई। इसी को बोलते हैं भाई सैंड फ्लाई, इसी को बोलते हैं सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई ही क्या करता है? यही लिज्मानिया या कालाजार काजिंग जो वेक्टर, कालाजार काजिंग जो पैरासाइट होगा लिज्मानिया, उसका वेक्टर होगा। यहां पर इसी को हाँ
फ्लीबोटोमस को ही सैंड फ्लाई बोला जाता है। एनाफेलीज किसका वेक्टर होगा, क्यूलेक्स किसका वेक्टर होगा, एडीज किसका वेक्टर होगा? जवाब मुझे इधर चाहिए, इधर एनाफेलीज, क्यूलेक्स और एडीज किसके वेक्टर होंगे? जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर फीमेल एनाफेलीज होना चाहिए था, ये मेल से अच्छा नहीं लग रहा है। कौन सा एनाफेलीज? फीमेल। फीमेल एनाफेलीज, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडीज। मेल नहीं करता ये सब काम, ये सब काम करते हैं कौन? फीमेल लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कि ये प्लाज्मोडियम का वेक्टर होगा। फीमेल एनाफेलीज प्लाज्मोडियम का वेक्टर होगा। क्यूलेक्स आपका फाइलेरियल वर्म का वेक्टर होगा, मतलब बुचरेरिया का वेक्टर होगा। किसका भाई? बुचरेरिया का वेक्टर होगा। बुचरेरिया का वेक्टर होगा। बुचरेरिया का वेक्टर हो जाएगा। और यहां पर एडीज आपका डेंगू का वेक्टर हो जाएगा। किसका? डेंगू का। तीनों में कॉमन क्या है? फीमेल। तीनों फीमेल एनाफेलिस, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडीज होती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, बताइए, ये बढ़िया सवाल है। मानव अपरा होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्क्वाइडल, जोनरी, डिफ्यूज या कैटिलिडनरी? बताइएगा भाई, चक्रिकाम होगा, पलव होगा, विसरी होगा कि दलीय होगा? यहां पर बताइए। अरे ऐसे ही मजाक में बोला है, कोई इसे मतलब दिल से नहीं लगाएगा, ठीक है ना? हंसी मजाक का थोड़ा सा माहौल बन जाता है, ठीक रहता है। बताइए ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है भाई? ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में बताइए। सबका जवाब आ रहा है ए, बहुत अच्छी बात है। ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्क्वाइडल होता है, इस पर तो हम भी एग्री करते हैं। यहां पर 3-4 नाम और मैं लिख दे रहा हूं। जैसे ह्यूमन प्लेसेंटा आपका डिस्क्वाइडल तो होगा ही, डिस्क्वाइडल के साथ साथ ये कोरियोनिक होता है, ये एलेंटोकोरियानिक होता है। एलेंटोकोरियानिक होता है जो कि अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखा है। ये हीमोकोरियल होता है, हीमोकोरियल होगा। और क्या हो जाएगा? और डेसीडुएट हो जाएगा, और डेसीडुएट टाइप का हो जाएगा। ह्यूमन प्लेसेंटा 4-5 टाइप का हो सकता है। अभी आपका एक यूकेएलटी में सवाल आया है कि ह्यूमन प्लेसेंटा क्या होगा, तो वहां पर आंसर कोरियोनिक दिया गया है, और कुछ बच्चों ने एलेंटोकोरियोनिक भी आंसर किया है। सही तो ये है कि एलेंटोकोरियोनिक भी होता है, सच तो ये भी है कि एलेंटोकोरियोनिक भी होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा एलेंटोकोरियोनिक होता है। होता क्या है कि कोरियन तो वेल डेवलप होगा, जो एलेंटॉइज होता है ये रिड्यूस फॉर्म में होता है, अब्सेंट नहीं होता। ये ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, इस कारण से ह्यूमन प्लेसेंटा को एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है, यहां पर एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा भी होगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 टाइप के प्लेसेंटा आपके देखने को मिलते हैं। कहां पर? ह्यूमन के केस में। 30 नंबर क्वेश्चन, विच इज द असिलोमेट फाइलम? बताइए असिलोमेट फाइलम कौन सा होगा? इनमें से आगुहिक संघ है। हाँ, डेसीडुएट, डिस्क्वाइडल, कोरियोनिक, एलेंटोकोरियोनिक, हीमोकोरियल, ये सारे हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। यहां बताओ असिलोमेट फाइलम कौन सा होगा? असिलोमेट फाइलम कहां पर सीलोम नहीं होगा? दरअसल एलेंटोकोरियोनिक को लेकर वहां कंट्रोवर्सी हुई है, हमसे भी चैलेंज के लिए मांगा गया प्रूफ, तो हमने दिया है। जो लोग हमसे जुड़े थे उन्होंने मांगा कि सर आप कहां से, तो हमने 2 जगहों से प्रूफ दिया है कि एलेंटोकोरियोनिक होता है। ठीक है, चलो आप इधर देखो, यहां पर आप बताओ 30 नंबर क्वेश्चन में असिलोमेट फाइलम कौन सा होगा? कुछ लोगों का आंसर सी आ रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और अधिकतर लोगों का डी आ रहा है। अरे भाई ऑल ऑफ द अबव होगा, सब में सीलोम नहीं पाया जाता। ये तीनों असिलोमेट होते हैं। ये तीनों कैसे होंगे? असिलोमेट कंडीशन होगी। यहां तीनों में असिलोमेट कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तीनों में असिलोमेट कंडीशन देखने को मिलती है। यहां पर ए नहीं होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, तीनों जगह पर सीलोम नहीं पाया जाता। बॉडी सीलोम बोलते किसे हैं? जहां पर मीजोडर्म इन्वॉल्व हो, यहां पर मीजोडर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता।
इन तीनों में, ठीक है ना? हाँ भाई, डी होगा आंसर, आंसर डी होगा यहां पर। आपसे अगर पूछा जाए स्यूडोसिलोमेट कौन होगा, आपसे पूछा जाए स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन कहां देखने को मिलेगी? जवाब दीजिए, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन कहां देखने को मिलेगी? स्यूडोसिलोमेट कंडीशन भाई, डेजी जी का आंसर आ गया है, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन आपका एस्केल्मेंथीज में देखने को मिलता है। किसमें? एस्केल्मेंथीज में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है उनका, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन एस्केल्मेंथीज या निमेटोडा में देखने को मिलता है। अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल, विच इज नॉट अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन? कौन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन नहीं है? कौन सा फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? कौन सा फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिज्मानिया। बताइए भाई, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन कौन सा नहीं है? सवाल आपके सामने है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन कौन सा नहीं, कौन सा फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? आप बोलेंगे सर सबका जवाब ए आ रहा है, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं। अरे भाई, पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है, ये सिलिएटेड होता है, यहां पर सिलिया प्रेजेंट होता है, ये सिलिएटेड होता है। आंसर बन जाएगा ए, आंसर बन जाएगा ए, डी नहीं बनेगा भाई। लिज्मानिया में भी पाया जाता है आपका फ्लैजिला, लिज्मानिया में भी फ्लैजिला देखने को मिलता है, ट्रिपैनोसोमा में भी देखने को मिलेगा, यूग्लिना में भी, बट पैरामीशियम में सिलिएटेड फ्लैजिला क्या होता है? सिलिएटेड, यहां पर सिलिया पाया जाता है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन होता है। बहुत बढ़िया, आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, आंसर ए बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया, परेशान नहीं होना है, छोटे छोटे से सवाल है फिर भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है भाई, ध्यान से। अगला, विच इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड? बताइए कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होगा? इनमें से कौन सा अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं है? कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होगा? बताइए भाई, विच इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड, जवाब दीजिए, कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा नहीं होगा? इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा नहीं होगा? हाँ, ट्रिपैनोसोमा आपका स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। बहुत बढ़िया भाई, चलिए यहां पर बताइए कौन सा इसेंशियल नहीं होगा? इसेंशियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही है कि इसेंशियल का मतलब क्या है और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब ये होता है जिसे हम लोग डाइट में लें। ये कैसा होगा? इससे हम लोग डाइट के थ्रू लेंगे, इसका बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होगा। नॉन इसेंशियल क्या है? जो बॉडी में बन जाए। ये क्या होगा? बॉडी इसे फॉर्म कर लेगी। यहां पर लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, ये अपनी शरीर बना पाएगी तो नॉन इसेंशियल है। जो पहले से बॉडी में प्रेजेंट है उसे लेने की जरूरत क्या है? वो नॉन इसेंशियल हो जाएगा। इसेंशियल का मतलब है जिसे बाहर से लिया जाए, ठीक है भाई। हाँ, जिसे फूड से हम लोग लें उसे इसेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जो जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही बात है कि जो अपना खुद के अंदर पाया जा रहा है वो नॉन इसेंशियल है, जिसे बाहर से ले रहे हैं उसे इसेंशियल बोलेंगे, ठीक है। हाँ, सेमी इसेंशियल होता है हिस्टिडीन आर्जिनिन, बिल्कुल भाई। तो देखो, बॉडी जिसे सिंथेसाइज कर ले वो नॉन इसेंशियल, जो डाइट में ले वो इसेंशियल। तो यहां पर आपका बनेगा, ये होता है ग्लाइसिन, जो होता है इसे बाहर से लेना पड़ता है, ये कैसा होगा? नॉन इसेंशियल होगा, ठीक है। ये नॉन इसेंशियल होता है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आंसर बनेगा क्या? बहुत बढ़िया, यहां पर आंसर बन जाएगा आपका सी, आंसर बनेगा सी। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए देखो, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अगर याद करना है तो हम एक तरीका बता देते हैं भाई। अगर हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की बात कर लें तो एक तरीका बता देते हैं इसेंशियल को याद करने का। इसेंशियल को याद करने का एक तरीका है पीवीटी हॉल में टीआई,
ठीक है 33, यहाँ पे क्या हुआ 32 का सी होगा भाई। चलिए अगला अच्छा देख लेते हैं, 33 देख लेते हैं। एंटीबॉडीज आर, बताइए एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एंटीबॉडीज आर, इधर जवाब दीजिए। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, नन। एंटीबॉडीज क्या होगा बताइए भाई। बिल्कुल सर बता दीजिए, लास्ट में हम बता देंगे, इसेंशियल नॉन इसेंशियल बता देंगे, किसी एक को बता देंगे, एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम लोग अगले सवाल पर आ गए हैं तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर सबका जवाब आ रहा है सर ए, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। बता देंगे भाई, बता देंगे, बता देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बता देंगे उसे। इसेंशियल बता दूंगा, नॉन इसेंशियल अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल। द बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाई, बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया है। बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाई, बायोजेनेटिक नियम किसने दिया। ह्यूगो डिवरीज, अर्नेस्ट हैकल, लैमार्क या विजमान। बताइए बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया है भाई। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया है। बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाय, थर्टी फोर का बी आ रहा है, अर्नेस्ट हैकल। बिल्कुल बायोजेनेटिक लॉ दिया था आपका अर्नेस्ट हैकल ने। ये सब तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए तो ट्रिक नहीं है। ह्यूगो डिवरीज ने क्या, इन्होंने म्यूटेशन थियरी दी थी, इन्होंने म्यूटेशन थियरी दी थी। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थियरी दी थी। अब अगर बात करें लैमार्क साहब की, तो इन्होंने बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये लैमार्क साहब ने बताया था। और अगर विजमान की बात करें तो इन्होंने दिया था, इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, इन्होंने जर्म प्लाज्म थियरी दी थी, जर्म प्लाज्म थियरी दी थी लैमार्क साहब ने, विजमान साहब ने। तो आंसर यहाँ पर, हाँ विजमान ने जर्म थियरी दी थी, जर्म प्लाज्म थियरी दी थी। आंसर आपका बनेगा क्या, बी। आंसर बन जाएगा बी भाई, बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाई, बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाई, बताइए जॉन रे, अर्नेस्ट मेयर, हेल्डन या ग्रांट, किसने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कौन दिया था भाई। 35 का बी आंसर आ रहा है, अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। बहुत अच्छी बात है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। इनको बोलते क्या हैं, आप बोलेंगे सर इन्हें बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है इन्हें। क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है किसे, अर्नेस्ट मेयर को। अब ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज होता क्या है, देखो बोलते क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड, मतलब सेम टाइप के इंडिविजुअल हों जो कि क्या कर सकें, रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकें और फर्टाइल प्रोजेनी बना सकें, उसी को बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज बोलेंगे। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोला जाता है। बिल्कुल सही है भाई, बायोलॉजी का 3 फेमस अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाएगा। हाँ बिल्कुल ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है भाई। ठीक है चलिए, इनको मिला था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्यों बोलते हैं, इनको 3 प्राइज मिले थे, एक था बाल्जन प्राइज, एक था बाल्जन प्राइज, एक था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, ऑफ बायोलॉजी, और थर्ड मिला था इनको क्रेफूड प्राइज। कौन सा प्राइज, क्रेफूड प्राइज। इनको 3 प्राइज मिले थे बायोलॉजी के, 3 बड़े बड़े प्राइजेज इन्होंने जीते, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रेफूड प्राइज। इस कारण से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई।
हाँ बहुत अच्छे, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबकी ना। अब हम लोग देख लेते हैं किसे, इसेंशियल को देख लेते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड को देख लेते हैं, या नॉन इसेंशियल को देख लेते हैं, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल को देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखना चाहें तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को देख सकते हैं। हाँ 1904 से 2004 भाई, बिल्कुल। इसेंशियल को याद करने का तरीका है, इसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का तरीका है पीवीटी हाल में टीआई। क्या हो गया, पीवीटी हाल में टीआई, ठीक। पीवीटी हाल में टीआई, कुल मिला के 3 4 3 7 8 9 10। यहां पर हम लिख लेते हैं फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन। एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर देते हैं भाई। ल्यूसिन। आप लोग भी जवाब दीजिए। इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में, हाँ इसेंशियल बॉडी में नहीं बनता है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो ल्यूसिन के बाद आज आपका आ जाएगा लाइसिन, फिर उसके बाद आपका आएगा मेथियोनिन, मेथियोनिन, फिर टी से आपका हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। टी से क्या होगा भाई, टी से आपका हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, और आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन। ये हो जाएगा ट्रिप्टोफैन और आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, ठीक। यहां पर क्या लिखा हमने, पी वी टी, ये एच, ये ए, ये एल, ये भी एल, यहां पर एम ई, और यहां पर टी, सॉरी यहां पर हो गया आपका टी, और यहां पर आई। पीवीटी हाल में टीआई, ठीक। ये ट्रिक होगा, पीवीटी हाल में टीआई, ये ट्रिक होगा, ठीक है। पी से फेनिल एलानिन, वी से वेलिन, टी से थ्रियोनिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, एम ई से मेथियोनिन, टी से आपका ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन। ये कैसे होते हैं, हाँ पीवीटी हाल में टीआई, ठीक है। चीजें क्लियर। ये हमने इसेंशियल अमीनो एसिड देख लिए। इन्हें हम कैसे लेते हैं, इन्हें डाइट के फॉर्म में लेते हैं। सवाल आपका था क्या, यहां पर आपका सवाल था नॉट एन इसेंशियल, इसेंशियल नहीं है, तो आंसर हमने ग्लाइसिन लगाया था। वेलिन, थ्रियोनिन, लाइसिन तीनों आपको देखो यहां पर दिख जाएंगे, कहां पर, इसेंशियल में। वेलिन आपको यहां पर दिख मिला, उसके बाद लाइसिन भी मिल गया, और आपको क्या मिल गया, थ्रियोनिन भी। सारी चीजें यहां पर देखने को मिल गई। हाँ पीवीटी हाल में टीआई। चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हुई कि नहीं, चीजें क्लियर हुई ना भाई। चलिए, तो आप लोगों के लिए बैच से रिलेटेड जानकारी, जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए एमपी टेट वर्ग 2, कैसे हिंदी में करते हैं भाई, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस साइंस का नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको। सेकेंड आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10th वर्ग के लिए, ये हमारा सेकेंड बैच है। और थर्ड आपका हो जाएगा
एनवीएस टीजीटी 2024 के लिए ये 3 बैच हमारे चल रहे हैं। ठीक है, ये 3 नए बैच चल रहे हैं। जिनको भी बैच ज्वाइन करना है वो 96, यहाँ पर नंबर क्लियर कर लें भाई हम भी, 962895, तो यहाँ हो जाएगा 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में कुछ नए चैप्टर्स के साथ, कुछ नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए और ऐसे ही जुड़ते रहिए। धन्यवाद।